1000 2,500 के खर्च पे मैं पाल के तैयार करके अडल्ट वयस्क कर लूँगा। बर्बरी नस्ल 9 महीने में वयस्क हो जाती है। जी। फिर ये 10,000 के रेट में अच्छे से बिक जाएँगे, 5 लाख का मेरा टर्नओवर हो जाएगा। मैं हर महीने इतना कमाता हूँ कि एक बुलेट हर महीने खड़ी कर सकता हूँ लाके। 58 मदर गोट्स प्लस 90 और जो मेरे फार्म का प्रोडक्शन है 90 मदर गोट्स से अगले साल मेरा जो टर्नओवर जाएगा लगभग 10 से 15 लाख रुपया जाएगा। 20,000 रुपया अगर एक बकरी दे रही है, 7,500-8 हज़ार खा रही है, तो 10,000 से ज़्यादा ही एक मोटा मोटी एवरेज बता रहा हूँ कि 10,000 से 12,000 एक बकरी कमा के आपको देगी। तो बॉडी टेम्परेचर अगर 98 फ़ारेनहाइट से नीचे है तो उस अवस्था में अगर आप कुछ ओरली देते हैं या कि आप जो है कोई इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ पे बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, बल्कि उसकी वजह से जानवर उसी वक्त कोलैप्स कर जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सीसीपीपी की वैक्सीन को जो है किसानों के लिए, बकरी पालकों के लिए अवेलेबल कराए। अब इसको जो है विदेश से मंगाना पड़ता है, लेकिन जो है उसका जो कोल्ड चेन है वो टूट जाता है। तो जब तक आप ब्रीड विलुप्त के कगार पे है, बर्बरी ब्रीड को अगर आप संभालते हैं, इस पे काम करते हैं, तो इसमें आपको डबल मुनाफा मिलेगा। एक तो ब्रीड का पैसा मिलेगा, साथ में मीट का पैसा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए अमेठी में एक गोट फार्म पर आया हूँ। एक ऐसा गोट फार्म है जो कि मात्र 11 महीने पहले शुरू किया गया था, मात्र 25 बकरियों से। आज यहाँ पर लगभग 125 से 30 बकरियाँ हैं। यहाँ के जो फार्मर हैं वो पहले CIRG में ट्रेनिंग लिए, उसके बाद यहाँ बकरी पालन शुरू किए और ये मात्र 11 महीने में 5 लाख की मुनाफा भी कमा लिए हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, कोई किसान बकरी पालन करना चाहता है तो किस प्रकार करे, कौन सी ब्रीड पाले, कहाँ से बकरियां लें और कौन सी परेशानियां आती हैं, और जैसे कि फीडिंग पर बात करें तो कौन कौन से फीड देना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जैसे कि कौन कौन से वैक्सीन लगाई जाती है, कौन कौन से रोग आते हैं, यानी कि बकरी पालन की A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बाकी आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आइए मिलते हैं यहाँ के फार्मर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, स्वागत है आपका कृषि धारा में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर एक परिचय हो जाए जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं। किसान साथियों, मेरा नाम कलीम अली है जी। और मैं कोहरा गोट फार्म एंड रिसर्च ऑन गोट्स के नाम से एक बकरी पालन का काम करता हूं और ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर आपके मन में कहाँ से विचार आया गोट फार्म शुरू करने का? क्या सोचा आपने गोट फार्मिंग शुरू कर दी? इससे पहले आप क्या करते थे? कि मैंने एक सेटअप लगा रखा है कारखाने का, उसमें जी। कुटाई पिसाई मसाले का कारोबार है हमारा। जी। खेती-बाड़ी का भी काम है। इससे पहले मैंने जॉब भी किया है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, अच्छा सर। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो ज़रिया जो है इन सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो काम है इसमें अपार संभावनाओं के साथ-साथ बहुत सुकून है जी। और जो मार्जिन है, प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। आप मान के चलें कि इस फील्ड में आपको 50 टू 70% तक का मार्जिन मिलता है। कम और लागत में हाँ, अधिक कम मुनाफा। लागत में अच्छा मुनाफा है जी। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात ये है कि मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। हल्का सा एफर्ट लगाएँगे मार्केटिंग में और अच्छा सा आपको अच्छा सर, रिस्पॉन्स ये मिलेगा। एक ऐसा व्यवसाय है इसमें मतलब कि मार्केट के लिए कोई आपको परेशानी नहीं आई, कोई भी परेशानी? नहीं, मार्केटिंग के लिए कोई परेशानी आपको इसमें जी। नहीं आएगी, क्योंकि जो है हाईली डिमांड में है। चाहे आप ब्रीड अगर पाल रहे हैं तो ब्रीड की हाई डिमांड है जी। और अगर आप मीट पर्पज़ से पाल रहे हैं तो मीट की भी हाई डिमांड है। जी। ये आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। तो जैसे कि आपने गोट फार्म शुरू किया, कब शुरुआत की आपने? मैंने बेसिकली शुरुआत तो परंपरागत तौर पे बहुत पहले से घरों में 10-5 बकरियां होती ही थी, लेकिन कमर्शियल लेवल पे ट्रेंड होके कमर्शियल लेवल पे मैंने फरवरी 2025 से यानी आज से 10 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। क्या इसके पहले आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया था? हाँ, मैंने ट्रेनिंग जो है CIRG मखदूम मथुरा से फरवरी में 115वें बैच में ट्रेनिंग लिया था। तो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर कमर्शियली रूप से बकरी का फार्मिंग शुरू कर दिए, जी, बकरी पालन शुरू कर दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बकरी पालन यहाँ शुरू किया, इसके पहले आपके दिमाग में आया था कौन सी बकरी पालें? ये भी तो होता है सबसे पहले दरअसल सिलेक्शन। जी, बहुत-बहुत अच्छा है ये जी। आपका आपके दर्शकों के लिए भी, क्योंकि देखें
अपने इंडिया में लगभग 40 नस्लें हैं जी, जी, और वो 40 नस्लें हर जगह के लिए नहीं हैं। जी, कुछ नस्लें ऐसी हैं जो हर तरह के क्लाइमेट में, हर तरह के दाने चारे में, हर तरह के जगह पे आपको वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं। वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो ढल जाती हैं। जी, कुछ नस्लें ऐसी हैं जो एरिया स्पेसिफिक हैं, जैसे सिरोही है, गुजरी जी, है जी, और आपकी ये बीटल है। कई नस्लें ऐसी हैं और जो वहाँ के लेह लद्दाख की नस्लें हैं जी, जी, और जो अपने पहाड़ी एरिया की नस्लें हैं। ये नस्लें अगर आप जो है वहाँ के क्लाइमेट से हटाओगे तो जहाँ ले जाओगे वहाँ पे इनकी मौत होगी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें वो ढल नहीं पाती हैं और नुकसान होता जी, है। तो शुरुआत करने का जो बहुत अच्छा रास्ता है वो ये है कि अपनी लोकल नस्ल से शुरू किया जाए। जो आपके एरिया की लोकल नस्ल है, वहाँ पे जो है इसकी शुरुआत वहाँ उस बकरी से जी, उसकी जी, शुरुआत करना चाहिए। अगर आप देसी बकरी से भी आप शुरुआत करते हैं और बकरी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो फिर आगे जाके आप जो है कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनको लाके आप बकरी पालन का काम कमर्शियल लेवल पे शुरू कर सकते हैं। और अगर आप जो है बर्बरी एक ऐसी नस्ल है, जी, जैसे कि मैं बर्बरी पे काम कर रहा हूँ, तो बर्बरी एक ऐसी नस्ल है कि जो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले जाके इसे पाल सकते हैं और जी, ये खासियतों का भंडार है, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं। इसलिए मैंने जो है बर्बरी का चुनाव किया है और बर्बरी अपने उत्तर प्रदेश की ओरिजिन मानी जाती है, लेकिन ये हर जगह इसका पालन आज के दौर में, आज के टाइम में जम के हो रहा है। सर किस पर्पज़ से बकरी पालन आपने शुरू किया? कटिंग या ब्रीडिंग? देखिए, बकरी पालन 2 तरीके से होता है, 2 जी, जी, उसके टारगेट होते हैं लोगों के। एक तो ब्रीड, जी, जी, दूसरा जो है कटिंग और मटन के पर्पज़ से, जैसे बकरीद का मार्केट हो गया, जी, जी, मटन का मार्केट हो गया। तो जो लोग बकरे पाल रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है मटन मार्केट के लिए, मीट पर्पज़ के लिए पाल रहे हैं। जी, और जो लोग ब्रीड पाल रहे हैं, जैसे प्योर ब्रीड कोई बर्बरी पाल रहा है, कुछ 40 नस्लों में से कोई भी एक नस्ल उसने सँभाल रखा है, जी, तो उसमें क्या है, उसमें डबल मुनाफ़ा उसको मिलता है। एक तो ब्रीड का, मीट दूसरा मीट का। मीट का। तो इस तरह से जो है ब्रीड और मीट पर्पज़ से 2 पर्पज़ से जो है बकरी पालन होता है। साथ में ये ऊन के लिए भी पाली जाती हैं और ये दूध के लिए भी पाली जाती हैं। अच्छा, उनके लिए कौन-से ब्रीड चुना जाता है? देखिए दूध के लिए अपने हिंदुस्तान में कुछ बकरियाँ ऐसी हैं जिनका जी, पालन जम के होता है, जैसे जखराना हो गया। जी, जखराना में बहुत अच्छा दूध है, बीटल एक नस्ल है पंजाब की, उसमें बहुत अच्छा दूध है और नो डाउट बर्बरी में भी बहुत अच्छा दूध है। तो ये कुछ नस्लें ऐसी हैं कि जो दूध के लिए भी पाली जा रही हैं, ब्रीडिंग के लिए भी पाली जा रही हैं और मीट पर्पज़ के लिए भी पाली जा रही हैं। जैसे कि कोई दूध के लिए ही पाले तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल, कई जी, फ़ार्म्स ऐसे हैं अपने साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में जी, जी, और जो दूध पर्पज़ से बकरी पाले हैं और आज उनका दूध जो है इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेश तक जा रहा है अच्छा, और उन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट अपने बकरी के दूध से जो है तैयार किए हैं। आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। जी। यानी कि बहुत लोग सोचते हैं कि बकरी पालना यानी उसको काटने के लिए पालना, तो मतलब कि दूध के लिए पाला जा सकता है। बिल्कुल, दूध के लिए पाला जाता है, ऊन के लिए पाला जाता है जी। और जो है इसको जो है मीट के लिए पाला जाता है, ब्रीड के लिए पाला जाता है। तो ये तो होगी मान लो बेसिक सी बातें और ब्रीड सिलेक्शन हो गया। तो आपने कितने बकरी से शुरुआत किया? मैंने स्टार्टिंग में 25 बर्बरी बकरियों से शुरुआत किया था, जी, जी, फरवरी 2025 में जी। और इस वक़्त मेरे पास जो है टोटल जो संख्या है वो 130 के आस-पास है, जो बर्बरी 130 बर्बरी के आस-पास हो गया है। यानी कि आज 1 जनवरी है 2026 जी। यानी कि 11 महीने में 125 जी, 125 से 30 बकरियाँ हाँ, हमारे पास हैं। ये टोटल काउंट है जिसमें से 58 मदर गोट्स हैं, जी। बच्चे देने वाली, बाकी छोटे बच्चे हैं और उसमें जो है मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो इस तरह से जो है ये 130 की संख्या जाती ये है। तो हुई बकरी की बात। अब सबसे बड़ी बात होती है पाल तो ले तो रखेंगे कहाँ? शेड कैसे बनवाएँगे इसके लिए? देखिए शेड जी, इस काम में कोई अगर आना चाहता है, जी, जी, तो भले से ये छोटा जानवर है, जी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना। जी, जी, अगर किसी के पास ये कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो वो बकरी पालन नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
उसके पास एक तो हिम्मत होना चाहिए, जी, जी। दूसरा धैर्य होना चाहिए, जी, तीसरा पूंजी होना चाहिए और चौथा साहस होना चाहिए। जी। तो ये 4 चीज़ें अगर किसी के पास है, तो वो बकरी पालन में सर्वाइव करेगा, आगे बढ़ेगा और इसमें जो है वो कामयाबी की बुलंदियों को छू लेगा और उस पे टिका भी रहेगा। लेकिन जी, अगर किसी के पास ये चारों चीज़ें नहीं है, तो बकरी पालन में वो कामयाब नहीं हो सकता है और जी। ये चारों चीज़ें किसी के पास है, तो उसे बकरी पालन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तब इसका सेट कैसे बनाया जाता है? इसका कैसे शेड जो है 2 तरीके से मेनली बनता है। जी, एक एलिवेटेड शेड होता है, जो ज़मीन से 4 फीट ऊपर होता है जी, जी। और एक जो है ग्राउंड लेवल पे बनता है, जैसा अपने यहाँ जैसा हमने बनाया है। जी, तो मैं समझता हूँ कि जो एलिवेटेड शेड होता है, उसकी ज़रूरत हमारे उत्तर प्रदेश में है नहीं। जी, उसमें क्या होता है, एलिवेटेड शेड का आविष्कार इसलिए हुआ कि साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत नमी है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जलभराव की वजह से, नमी की वजह से एलिवेटेड शेड का जो है जन्म हुआ था। अगर जो है वहाँ के लोग कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है एलिवेटेड शेड पे काम करना। जी, यहाँ के लोग अगर कोई कर रहे हैं, तो वो एक तरह का दिखावा है और एक फर्जी गलत दिशा में की गई इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि सर्दी के दिनों में जो एलिवेटेड शेड का टेम्परेचर है, उसको जी, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। उसमें नीचे से भी कोल्ड वेव, साइड से भी कोल्ड वेव, ऊपर से भी कोल्ड वेव आता है। तो आप कितना भी पुआल लगा लें, कितना भी साइड में जाजिम और प्लास्टिक से कवर कर दें, वो बात नहीं बनती है। टेम्परेचर उसका जो है कम से कम 20-15 बना रहता है और इनके लिए सर्दियों में कम से कम 30 का टेम्परेचर कवर एरिया का मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जी। ये तो गई सेट की बात। इसके बाद आता है खिलाएँगे क्या? फीडिंग फीडिंग के लिए जो है, जी, इसमें ये नहीं है कि हमको एक लकीर खींच लेना है, इसके 1 इंच इधर नहीं जाना, 1 इंच उधर नहीं जाना। जी, आपके एरिया में जो सस्ता दाना मिलता है, वो सस्ता दाना आप खिलाइए। आपके खेतों में जो भी हरा चारा उगा सकते हैं आप, वो उगाइए, वो खिलाइए। अगर दलहनी भूसा आपके पास हो रहा है या कि आप अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गेहूँ का भूसे का सानी बनाइए और उसको खिलाइए। इनके फीड में आपको 4 चीज़ें जो है इनको ज़रूरी देना है। एक तो जैसे कार्बोहाइड्रेट देना है, जी, दूसरा जो है प्रोटीन देना प्रोटीन है और तीसरा फाइबर देना है, चौथा मिनरल मिक्सचर देना है और फैट भी इन्हें देना है। तो जैसे कि अगर बैलेंस फीड अगर इन्हें दिया जा रहा है, जी, जी, तो इनका ग्रोथ भी अच्छा होता है, बीमार भी नहीं पड़ती हैं और हरे चारे से इनको जो है पानी की भी पूर्ति होती है और उसमें प्रोटीन, विटामिन भी इनको मिल जाता है। और रूमन को भरने के लिए जो भी आप दलहनी भूसा या गेहूँ का सानी दे रहे हैं, उससे इनका रूमन पेट भी भर जाता है और अगर आप सानी बना रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ अनाज मिलाएँगे, तो जी। उसका भी इनको फ़ायदा मिलता है। दलहनी भूसा देते हैं, तो उसमें भी एनर्जी होता है, प्रोटीन होता है, उससे भी इनको फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दाना, भूसा और हरा चारा, 3 चीज़ें जो है इनके लिए होना ज़रूरी है। जी। अगर किसी भाई के पास हरा चारा नहीं भी है, तो वो भूसे पे, सानी पे और दाने पे इनका पालन आराम से कर सकता है। सर अपने यहाँ क्या-क्या दिया जाता है राशन में और चारे में? देखिए, हमारा क्या है, बैलेंस फीड मैं बनाता हूँ, जी, जी। जिसमें हमारे यहाँ जो है सरसों की खली आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हमारे कारखाने में ही हमको जी, जी। मिल जाती है। तो सरसों की खली, मकाई, अगर मकाई नहीं मिलती है कि महँगी होती है, तो हम क्या करते हैं, चावल का खंडा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है जी, और मकाई में भी कार्बोहाइड्रेट है, तो हम जी, कार्बोहाइड्रेट के लिए मकाई को रिप्लेस कर देते हैं जब वो नहीं मिलती या कि महँगी मिलती है। चावल का खंडा हो गया और खली हो गई। सर्दी में हम जो है बाजरा या बजरी देते हैं और चोकर देते हैं गेहूँ का, अरहर की या चने की चूनी या छिलका देते हैं, मिनरल मिक्सचर, नमक, मीठा सोडा, मेथी वगैरह मिला के एक बैलेंस फीड जो है तैयार करते हैं। जो गाभिन बकरियों को, दूध वाली बकरियों को 2 बार देते हैं, सुबह-शाम जी, जी। देते हैं। कितनी मात्रा करते हैं? अगर जो है बकरी 40 किलो के आस-पास की है, तो हम उसको 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम देते हैं जी। और जो हमारा ब्रीडर है, उसको आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को देते हैं। जैसे कि आपने 25 बकरियों से शुरुआत किया, कितना लागत लग गई होगी इसमें? देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जी, हिम्मत, साहस, पूँजी जी, और धैर्य की ज़रूरत होती है। जी, जी, तो नो डाउट छोटा जानवर है, लेकिन पूँजी अच्छी खासी लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि जो नस्लें हैं वो विलुप्त के कगार पे हैं। जी, 40 नस्लें हैं,
जी, जी। सभी की सभी नस्लें विलुप्त के कगार पे हैं। वो अज्ञानतावश और लोगों की जानकारी के अभाव के कारण वो जो है विलुप्त के कगार पे हैं। जी, तो अभी क्या है कि जब आप ब्रीड सँभालते हैं, जी, नस्ल जी। सुधार पे काम ना करके अगर आप जो है ब्रीड पे काम करते हैं, ब्रीड प्लस ब्रीडिंग पे काम करते हैं, तो आपको जो जानवर आप खरीदेंगे, चाहे किसान से चाहे कहीं से भी लेके आएँगे, ब्रीड है तो वो महँगी आपको मिलने वाली है। तो इसी बहाने जान लेते हैं जैसे कि आपने 25 से शुरू किया, कितनी लागत लगी? कोई करना चाहता है तो उसे कितनी लागत लगेगी? देखें, जी, अगर आप ब्रीड ला रहे हैं, जी, कोई भी ब्रीड लाएँ, तो 15 से 20,000 रुपए की एक नॉर्मल बकरी आपको मिलेगी। जी, और 20 से लेके 35,000 तक आपको जो है एक अच्छी खासी नस्ल की बकरी मिलेगी। अब जी, वो चाहे मध्यम आकार की बर्बरी हो और वो चाहे बड़े आकार की जमुनापारी हो, ज़कराना हो या बीटल हो, सिरोही हो, कोई भी नस्ल आप लेते हैं तो उसमें फिर आपको ब्रीड का प्लस मीट का पैसा देना पड़ता जी। है। तो कितनी लागत लग गई होगी आपका शेड बनाने में, ब्रीड को, बकरियाँ लेने में और जैसे कि 11 महीना हो रहा है पूरा राशन लेकर? देखें, 20 बाई 120 का हमने शेड तैयार कर रखा है। बहुत जी, ही कम इन्वेस्टमेंट हमने अपने बाड़े में किया है। लोग क्या करते हैं कि पहले अपने बाड़े में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर जानवर के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, चारे जी, दाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फार्म बंद हो जाता है। जी, लेकिन मैंने क्या किया कि एक अच्छा खासा ठीक-ठाक बाड़ा बनाया जो कम इन्वेस्टमेंट में बना। 20 बाई 120 का बाड़ा मैंने जी, लगभग 2.5 लाख रुपए में तैयार किया। 25 बकरियाँ मैंने 4.5 लाख में लाई और मुझे लगभग 20,000 पर बकरी पड़ी जी, और 30,000 का एक ब्रीडर लाया, मैंने काम शुरू किया। उसके बाद में मुझे जो है 20 बच्चे मिले, 30 बच्चे मिले। फिर मैंने जो है कुछ बकरियाँ और अच्छी मिली। बर्बरी की फर्स्ट जनरेशन की बकरियाँ हैं जो 25,000 से लेके 35,000 तक की बकरियाँ हैं। जी, जी, तो वो मैं 20 और लेके आया। तो ये मेरे पास 45 हो गई और इस तरह जो है खरीदता गया तो मेरे पास अभी जो खरीदी हुई बकरी है मदर गोट वो 58 है और जो मेरे फ़ार्म का प्रोडक्शन है उसमें लगभग 30 बकरियाँ जो है हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं, जो 8-9 महीने की हैं। 2-4 महीने बाद 15 महीने तक उनको मैं क्रॉस करा दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास 90 मदर गोट का स्टॉक जो है कुछ ही दिनों में बन हो जाएगा। जाएगा। जी। तो क्या इसमें फ़ायदा भी हुआ जैसे कि 11 महीने हो गए, इसमें आपको कितना फ़ायदा हो गया? देखिए बकरियों की लोग कहते हैं कि बकरी पालन में काफ़ी समय लगता है, 1 से डेढ़ साल लग जाता है। बिल्कुल, मैंने जी, शुरुआत में ही आपको बताया कि इसमें जो है धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जी, जी, इन्वेस्टमेंट की पूँजी की ज़रूरत पड़ेगी। वही बातें बार-बार दोहराना नहीं है लेकिन फिर उसको लेके भी चलना है क्योंकि आपके दर्शकों को पता चले कि जी, होता क्या है, कैसे क्या होगा। देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम बाड़े की छोड़ दें, बकरियों की इन्वेस्टमेंट छोड़ दें और इनको खिलाने का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं, तो पिछले 10 महीनों में लगभग अ, डेढ़ से पौने 2 लाख रुपया हमने इनको खिलाया है दाना, चारा, जी, दवाओं पे। और इस वक़्त मेरे पास जो है लगभग 50 बच्चे जो है तैयार हो चुके हैं जी, और 50 बच्चे ये जो है अभी 3 महीने तक अपनी माँ के दूध पे पलेंगे। उसके बाद में 6-7 महीने इनको एक हल्के से खर्च पे यानी 2,000 ढाई हज़ार के खर्च पे मैं पाल के तैयार करके अडल्ट वयस्क कर लूँगा। बर्बरी नस्ल 9 महीने में वयस्क हो जाती है। जी, फिर ये 10,000 के रेट में अच्छे से बिक जाएँगे, 5 लाख का मेरा टर्नओवर हो जाएगा। 5 लाख का टर्नओवर होगा तो मैं उसमें से डेढ़ पौने 2 लाख रुपया माइनस कर दूँगा जो मैंने खिलाया है। फिर जी, मुझे जो है 3 लाख, सवा 3 लाख, साढ़े 3 लाख का जो है फ़ायदा हो जाएगा 1 साल के अंदर। जो पहला जो है जबकि मेरे पास अभी 25 मदर गोट से लेके 40 मदर गोट्स थी, उसका प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी, अब 58 मदर गोट्स प्लस 90 और जो मेरे फार्म का प्रोडक्शन है, जी, 90 मदर गोट्स से अगले साल मेरा जो टर्नओवर जाएगा लगभग 10 से 15 लाख रुपया जाएगा। तो इसमें आपको बता दूँ कि लगभग जो है 70% का मार्जिन मुझे लगभग मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास जो है ज़मीन भी है, हरा चारा मिल जाता है, दाना का मैं व्यवस्था कर लेता हूँ। जी। तो 50 टू 70% का मार्जिन मिलता है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो क्या इन बकरियों को चराना ज़रूरी है? चराना ज़रूरी है जी, और अगर आपके पास ग्रेज़िंग एरिया है, जी, तो आप चराइए, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसको सेमी इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है।
उसमें आप चराई पे भी ले जाते हैं और स्टॉल फीडिंग भी कराते हैं। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास ग्रेजिंग एरिया है, चराई का एरिया है तो चराई कराए, अच्छी बात है। अगर किसी के पास, क्योंकि आज के दौर में जो चारागाह हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जी। जैसे नस्लें विलुप्त के कगार पे हैं, वैसे चारागाह बिल्कुल विलुप्त के कगार पे है। ये खेतों बदले जा रहे हैं और बिल्कुल। बिल्डिंग बनती जा तो रही है। स्टॉल फीड पे जो है करना मजबूरी हो गई है और स्टॉल फीड पे भी जो है इनका पालन जम के हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो हो गई अपनी लागत और कमाई की बात। सर क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं? ये कुछ बीमारियों पर बात हो जाए, कौन-कौन सी बीमारी आती हैं? कौन-कौन सी वैक्सीन लगाई जाती हैं? देखिए, बकरियों में मेनली अपने हिंदुस्तान में जो प्रमुख वैक्सीनेशन हैं, जैसे पीपीआर है, एफएमडी है और सीसीपीपी है और गॉट पॉक्स है, ईटी प्लस टीटी है। तो इन सारे वैक्सीन्स को अगर हम टाइमली लगाते हैं अपने बकरियों को, जी, जी। तो वहाँ पे जो ये वायरल डिजीज़ है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बीमारियाँ नहीं आती हैं। इन वैक्सीन को लगाने का समय क्या-क्या होता है? कब-कब कौन-सी वैक्सीन लगाई जाती हैं? इसका भी कोई देखिए, समय होगा? अक्टूबर में या जो है अप्रैल में आप जो है इसका पीपीआर का वैक्सीन कर दें। जी, उसके बाद में बारिश से 1 महीना पहले आप एफएमडी खुरपका, मुहपका का वैक्सीन कर दें। जी, उसके बाद में अक्टूबर तक आप सीसीपीपी का वैक्सीन कर दें। लेकिन सीसीपीपी से मैं आपके दर्शकों को बता दूँ जी, जी। कि सीसीपीपी जो है ये कंटेजियस कैप्राइन प्लोरोनिमोनिया है। इसकी वैक्सीन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में है ही नहीं। अच्छा सर। अब इसको जो है विदेश से मंगाना पड़ता है, लेकिन जो है उसका जो कोल्ड चेन है वो टूट जाता है। तो हमारे यहाँ के जो बकरी पालक हैं, जो किसान हैं, वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो सीसीपीपी का वैक्सीन ना होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सीसीपीपी की वैक्सीन को जो है किसानों के लिए, बकरी पालकों के लिए अवेलेबल कराए। सीसीपीपी हो गया, सीबीपीपी हो गया, इसकी वैक्सीन को जो है अवेलेबल कराए ताकि जो है भारी नुकसान से जो है हमारे किसान बच सकें। सर जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, इस जी। समय कौन-कौन सी परेशानी आती हैं बकरियों में? इस मौसम में जैसा कि हम सीसीपीपी की बात कर रहे थे, तो निमोनिया की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और सर्दी, जुकाम, बुखार की जो है प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और इसमें जो है जनरल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। जी, और चूँकि ये सर्दी है, तो इसमें जो है चारा भी चेंज होता है और इसमें इनकी बॉडी की जो एनर्जी है, वो जी, ठंड से बचने के लिए भी सर्फ होती है, शरीर को चलाने के लिए भी सर्फ होती है। तो उसमें जो है इनको डेफ़िशिएंसी भी होती है। तो इनमें जो है मेनली जो हो देखा गया है सर्दियों में, वो सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, जनरल इन्फेक्शन और मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी, जिसे हम लकवा कह सकते हैं और जिसे हम पैरालिसिस कह सकते हैं, जी। जिसे हम थायमिन, विटामिन बी1, बी6, बी12 की डेफ़िशिएंसी भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बड़ी बकरियों में देखने को ज़्यादा मिलती हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनमें जो है डायरिया और निमोनिया की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है और फ़ीड हो जाते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन की भी समस्या इस मौसम में देखने को मिलती है। हाइपोथर्मिया इसमें कॉमन है। इस महीने में जो है लो टेम्परेचर हो जाता है बकरी के बच्चे जी। का, तो वहाँ पे जो है किसान अगर जागरूक नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो 2-4 घंटे में जो है मर जाती है क्योंकि टेम्परेचर लो है और जी, वो अज्ञानतावश उसको जो है ओरली कुछ देगा या कि कुछ भी इंजेक्शन देगा, कोई भी सिरप देगा, तो बॉडी टेम्परेचर अगर 98 फ़ारेनहाइट से नीचे है, तो उस अवस्था में अगर आप कुछ ओरली देते हैं या कि आप जो है कोई इंजेक्शन देते हैं, तो वहाँ पे बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, बल्कि उसकी वजह से जानवर उसी वक़्त कोलैप्स कर जाता है, जो 2-4 घंटे में करना होता है। तो ठंड में बकरियों को कैसे बचाएँ? बच्चों को कैसे बचाएँ? देखिए, बकरी के बच्चों को ठंड में बचाने का बहुत ही आसान तरीका है कि उनके लिए आप एक हीट रूम बनाइए। जी, और हीट रूम अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, जैसे अपने गाँव एरिया में पहले देखा जाता था कि छोटे बच्चों को ढक दिया जाता था। जी, जी। तो ढकने के लिए आप कुछ बनवा लीजिए, मार्केट से ला लीजिए जी, और नीचे जो है उनके घास डाल दीजिए, पुआल डाल दीजिए, दूध पिलाने के बाद में उनको ढक दीजिए।
उससे उनका बॉडी टेम्परेचर बना रहेगा और समय-समय पे उसमें से निकाल के उनको फीडिंग कराइए और ओवर फीडिंग ना कराइए। जी, अगर ओवर फीडिंग हो गई तो अपच होगी, डायरिया होगा, ऑफ फीड होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, इन्फेक्शन होगा और उनकी मोटिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, ओवर फीडिंग ना हो और साथ ही साथ जो है वो मिट्टी के संपर्क में ना आएँ और ना ही तो बकरियों की मिंगनी के संपर्क में आएँ। बकरियों की मिंगनी के संपर्क में आएँगे तो उनके लिए बड़ा खतरा और अगर वो जो है मिट्टी के संपर्क में आएँगे तो मिट्टी खाएँगे, उनके लिए बड़ा खतरा। उनका बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन ना किया गया तो हाइपोथर्मिया में आएँगे, उनके लिए बड़ा खतरा। हर 5 घंटे में उनको आप फीडिंग कराइए और ओवर फीडिंग ना कराइए। मिट्टी से के संपर्क से उनको दूर रखिए और उनको जो है हीट रूम में या कि ढक के नीचे पुआल या घास बिछा के रखिए, फिर आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ अगर ये चाहे कि उसमें कुछ मिनरल विटामिन का सिरप जी, प्लस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड कर दे, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, 0 से लेके 15 दिन तक अगर कोई मल्टीविटामिन सिरप और डाइजेस्टिव सिरप या ड्रॉप अपने मेमनों को देता है, तो उसमें क्या होता है कि डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी भी नहीं होती है और हीट और ये सारे प्रबंधन करके आप अपने बच्चों को अच्छा-सा जो है ग्रोथ देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, जो आगे चल के आपके फार्म की ग्रोथ में और आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। सर ये सब तो हो जाएगा, ठीक है, कर लेगा किसान। लेकिन फिर बात आती है मार्केट, मार्केट इसका क्या है? कैसे कहाँ मार्केट है? मार्केट इसका सबसे बड़ी मार्केट आपका फार्म है। जी, अगर आपने क्वालिटी सँभाल रखी है, जी, कोई भी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल ब्रीड है, क्वालिटी ब्रीड है, जी, तो बहुत बड़ा मार्केट आपका फार्म है, आपके फार्म से ही जो है जानवर उठ जाएँगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी साथी को ये लगता है कि भाई हमने प्रोडक्शन कर लिया और हमारे पास प्रोडक्शन बहुत सारा हो गया, जी, जी, लेकिन जो है बेचेंगे कहाँ? अल्टीमेटली ये कटिंग में ही जाने वाली है। जी, अरे भाई कटिंग में जब जाएगी तब जाएगी। जहाँ विलुप्त के कगार पे ये नस्ल है जो भी आप सँभाल रहे हो, जी, जी, लगभग सभी नस्लें विलुप्त के कगार पे हैं। स्पेशली बर्बरी की मैं बात कर रहा हूँ, जी, क्योंकि इसका जो है ये दूसरा ओरिजिन बना है अपना उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। सबसे पहला ओरिजिन इसका बारबरी कोस्ट सोमालिया साउथ अफ्रीका है। वहाँ की ये ओरिजिन है, वहाँ की उत्पत्ति है। सदियों पहले ये उत्तर प्रदेश मथुरा, चकन नगर और चंबल के एरिया में आई। वहाँ पे इसका जम के पालन हुआ तो इसको वहाँ का ओरिजिन जाना जाने लगा। लेकिन दरअसल ये जो है इसका ओरिजिन वहीं का है, विदेश का। तो ये जो है उस बेल्ट में अगर आप जाएँगे मथुरा बेल्ट में तो वहाँ जी, पे जी, भी इसको आप देखने को नहीं मिलेगी। झुंड के झुंड, रेवड़ के रेवड़ आपको देखेंगे, लेकिन बर्बरी टाइप देखेंगे लेकिन प्योर बर्बरी नहीं देखेंगे। अच्छा, तो जब तक आप ब्रीड विलुप्त के कगार पे है, बर्बरी ब्रीड को अगर आप सँभालते हैं, इस पे काम करते हैं, तो इसमें आपको डबल मुनाफ़ा मिलेगा। एक तो ब्रीड का जी, पैसा मिलेगा, साथ साथ में मीट का मीट का पैसा भी। मिलेगा और ये ख़ासियतों का भंडार है। ये वज़नदार हो गठीला शरीर होता है, तेज़ी से वज़न बढ़ाती है, 9 महीने में वयस्क हो जाती है, हर महीने में हर मौसम में अपने आप को ढाल लेती है, हर तरह की जगह पे अपने आप को ढाल लेती है, हर तरह के चारे में अपने आप को ढाल लेती है, दूध में अच्छी होती है, स्पेशली प्रोडक्शन में सबसे हाई है ये। जी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसका है, 12 से 14 महीने में 2 बार किडिंग आप ले सकते हैं। अच्छे फ्रेम की बकरी है तो 5 बच्चे तक आपको दे सकती है 14 महीने में। छोटे फ्रेम की है तो एवरेज जो प्रोडक्शन है 3 बच्चे 14 महीने में आपको ये दे सकती है। साढ़े 7-8 हज़ार रुपया खाएगी और लगभग जो है आपको 20 हज़ार रुपया ये देगी। 20 हज़ार रुपया अगर एक बकरी दे रही है, साढ़े 7-8 हज़ार खा रही है तो 10 हज़ार से ज़्यादा ही एक मोटा-मोटी एवरेज बता रहा हूँ जी, कि 10 हज़ार से 12 हज़ार एक बकरी कमा के आपको देगी। सारा गेम जो है मल्टीप्लिकेशन का है। जी, एक बकरी अगर 10-12 हज़ार दे रही है तो सोचो 100 बकरी, 200 बकरी, जी, तो सारा गेम मल्टीप्लिकेशन का है। जी, तो बेचने की जो दिक्कत है वो आपको आने वाली नहीं है। अगर किसी भाई को लगता है कि मैं ब्रीड सँभाल रहा हूँ, अब मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, तो ये उसकी अज्ञानता है और ये बकरी पालन के बारे में जानता नहीं है या कदम नहीं रखा है। जो ऐसा कहता है वो उसको यही प्रॉब्लम है।
और फिर भी उसको एक सहारे के लिए, एक हौसला अफ़ज़ाई के लिए मैं बता दूँ कि अगर आपके पास जो है प्रोडक्शन हो गया है, अच्छी क्वालिटी में ब्रीड है आपके पास, जी, आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, जसवंत नगर, बालाहेड़ी और तहारपुर, लखनऊ, कालपी, तमाम तरह की ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ पे आप उतारिए। अगर आप 4 बजे सुबह, रात को तड़के उतारते हैं अपने जानवर को, क्वालिटी वाले हैं, जी, जी, अगर 5 बज जाएगा, जी। तो उसके डबल रेट में वो मेरे फार्म पे छोड़ देगा, मैं ले लूँगा। तो इतनी हाँ, डिमांड है इसकी। ऑन एयर मैं आपके आपके वीडियो पे कह रहा हूँ। क्योंकि सर मार्केट की बात सर इसमें परेशानियाँ कौन-कौन सी आती हैं बकरी पालन में? परेशानियाँ इसमें थोक के भाव में आती हैं, जी, लेकिन अगर कोई जागरूक है, वैज्ञानिक ढंग से पालन कर रहा है, सिस्टमैटिकली काम कर रहा है, तो परेशानियाँ ना के बराबर हो जाती हैं और वो जो कॉमन और जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशंस है। अभी जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई वैक्सीनेटेड फार्म नहीं है जी, और वहाँ पे जो है वायरल डिजीज़ आ गई, खुरपका-मुहपका आ गया, सीसीपीपी आ गई, पीपीआर आ गया, गोटपॉक्स आ गया, ईटी प्लस टीटी आ गया, टिटनेस आ गया, कोई भी वायरल प्रॉब्लम आ गई, तो ये बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, एक त्रासदी आ जाती है, वो फार्म फिर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वहाँ पे फिर कोई जो है उसका उपचार नहीं है, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है। जी, उसकी रोकथाम ही उसका इलाज है, उससे बचाव ही उसका इलाज है। इसीलिए जो है बकरी पालन में आपको समय-समय पर हर तरह के जो वैक्सीन्स हैं, उसको आपको अपने जानवर को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रमुख प्रॉब्लम है, इसको अगर आप सँभाल लेते हैं और अपना फीड मैनेजमेंट और शेड मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, वैक्सीनेशन हो गया, फीड मैनेजमेंट हो गया, शेड मैनेजमेंट हो गया, इसको आप अच्छा कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रमुख और बड़ी बीमारी नहीं आती है। जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी को चोट लग गया हो, फोड़ा-फुंसी हो गया, आँख में कीचड़ आ गया, उसके लिए तो आप दवाई दे के सेम डे में 1 घंटे में रिज़ल्ट पा जी, सकते हैं। अरे! डायरिया हो गया, दवाई दिया सही हो गई, बुखार हुआ, दवाई दिया सही हो गई। तो जनरल प्रॉब्लम्स को ना तो रोका जा सकता है जी, और ना ही जिससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। ये बात है बीमारियों के बारे में। ये चैलेंजेस हैं और बहुत सारी गहराई है क्योंकि अ अगर बात बहुत लंबी होगी अगर छेड़ा जाए, एक-एक टॉपिक पे एक-एक किताब लिखा जा सकता है, बहुत गहराई है। लेकिन जो बेसिक और बुनियादी बातें हैं, जिसको पिकअप कर ले कोई, ध्यान दे दे, तो फिर आगे चल के नुकसान की बात नहीं होती। जी। जी सर, आज के समय में जो आज के नौजुवान हैं सर, कृषि से दूर जा रहे हैं। मतलब जी। कृषि की तरफ नहीं आना चाहते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जी, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है, जी, शुरुआत से ही रहा है। जी, जी, पहले क्या था कि कृषि जो थी सबसे टॉप पे थी, जी, व्यापार जो है बीच में मीडियम में था और नौकरी सबसे नीचे थी। अभी क्या है उल्टा हो गया, नौकरी सबसे टॉप पे चली गई है और व्यापार अभी भी वही है जी, और खेती सबसे डाउन हो गई है, किसानी सबसे डाउन हो गई है। जी, ये देश का दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे युवा जो खेती से और फार्मिंग से दूर हो रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है क्योंकि इसमें जो मार्जिन है और ये ऐसा व्यवसाय है कि इसमें जो है अपार संभावनाएँ हैं। जो भी युवा हमारे इस क्षेत्र में कदम रखे हैं, उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो बुलंदी पे चले गए हैं और कामयाबी की ऊँचाइयों को उन्होंने छुआ है। कामयाबी ने उनके कदम को चूमा है। यानी कि जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, वो यदि कृषि में आएँ तो और सक्सेस होंगे। बिल्कुल, ये देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देंगे। जैसे कि हम आपको बताएँ कि एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग 14% का योगदान बकरी पालन से जी, देश की जीडीपी में जाता है और पशुधन से जो है टोटल लगभग 24 से 35% का जो योगदान है, वो जो है देश के जीडीपी में जाता है पशुधन से। अब आप सोचिए कि अगर कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए या कि देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए अपने यहाँ जो भी प्रोडक्शन होगा, जी, अगर कुछ भी प्रोडक्शन अपने यहाँ हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसान सशक्त बनेगा और जो है अपनी आजीविका चलाने के साथ-साथ वो जो है अपने सपनों को भी साकार करेगा और कहीं न कहीं काफ़ी बड़े पैमाने पर वो देश की जीडीपी में भी एक बड़ा योगदान निभाएगा। तो चाहे वो वेजिटेबल फार्मिंग हो, चाहे वो ग्रेन जी, फार्मिंग हो, चाहे वो बकरी फार्मिंग हो, किसी भी तरह की खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर से वो जुड़ेगा, तो जो किसान पहले परंपरागत तौर पे करते थे, जो वो नहीं कर सके, वो आज का युवा कर रहा है
और एक बहुत बड़ी तादाद में युवा हमारे जुड़ रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए मैं भी एक युवा हूँ, मेरा 37-38 साल का एज है। मैं हर महीने इतना कमाता हूँ कि एक बुलेट हर महीने खड़ी कर सकता हूँ लाके। अच्छा सर। लेकिन मैंने इसको क्यों चुना है? क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं। जी। इसमें बहुत बड़े-बड़े सपने साकार हो जाते हैं और इसमें हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो है देश की जीडीपी में भी जो है बहुत बड़ा योगदान हम देने में कामयाब हो जैसे कि जाएंगे। सर मैं 2 दिन आ चुका हूँ फार्म पर। उस दिन भी देखा था 3-4 लोग आपका फार्म विज़िट करने आए थे। आज भी देख रहा हूँ, आज भी कई लोग विज़िट करने आए हैं। देखिए ऐसा है कि आप जो है कोई ब्रीड संभाल रहे हैं, जी। अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो क्या है कि वो चर्चा का विषय बनता है। जी। और अगर आपके पास क्वालिटी है तो वो भी चर्चा का विषय बनती है। अगर आपके पास अच्छी खासी जानकारी है इस फील्ड की तो वो भी चर्चा का विषय बनती है। और जो साथी जो है इस काम में आना चाहते हैं तो वो अपने आस-पास के फार्म पर विज़िट करते हैं, वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जी। उसके बारे में आर&डी करते हैं। तो वो क्या है कि फिर इस तरह से लोगों का विज़िटर्स का आना तो एक स्वाभाविक बात हो जाती है, इसमें कोई अचरज नहीं है। चलिए सर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होंगी। हाँ, हाँ, ये तो है। बाकी आपने बहुत सारी जानकारी दी जो ऐसे नई जानकारी नहीं मिल पाती है। जी, तो जी, आप बिल्कुल अज्ञानतावश जो है लोग फेल भी होते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपने जी, समय दिया शुक्रिया। अपना। जी, शुक्रिया। थैंक यू। ये आप लोग को भी वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। कोई यदि आपका प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिए। इस फार्म पर इनकी सर के यहाँ फिर आएँगे, फिर विज़िट करेंगे दोबारा भी। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।